कराई गई समाचार सामग्री के आधार पर तैयार करवाया गया है। कार्यक्रम में जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनका पक्ष जानने का सुदर्शन न्यूज ने कई बार असफल प्रयास किया। आरोप लगाने वालों का दावा है कि उनकी सामग्री बेहद जांची परखी है और पूर्व प्रकाशित है। दूसरा पक्ष यदि हमारे सामने अपनी बात रखना चाहता है तो उसको पूरा मौका दिया जाएगा। कल हमने आपको दिखाया कि कैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA काम करती है और डायलॉग इंडिया पत्रिका ने आप नेता केजरीवाल को कैसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। भारत में ऐसे 750 आंदोलन हैं जो विदेशी फंडेड है। सबूतों के आधार पर उनका दावा है कि केजरीवाल की छवि को गढ़ने के पीछे CIA का हाथ है। स्वागत आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। इसके दूसरे क्रम में कल जैसा कि हमने आपको बताया चर्चा CIA पर हो रही थी, CIA के कारनामों पर हो रही थी जो दूसरे देश में वो करते हैं। तो क्या वो भारत में आ गए हैं? सवाल ये था, इसका जवाब हमने कल ढूंढने की कोशिश की। आज जिस सवाल की हम पड़ताल करेंगे वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के 2 NGO कबीर और परिवर्तन इनको फंड क्या फोर्ड फाउंडेशन कर रहा है, और अगर फोर्ड फाउंडेशन कर रहा है तो उसके पीछे मकसद क्या है। इस मकसद को आज हम अपने इस 1 घंटे के कार्यक्रम में अगले 1 घंटे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आपके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, हमारे साथ डायलॉग इंडिया के संपादक अनुज अग्रवाल भी हैं जो इस आरोप को और यहाँ पे प्रमुखता से रखेंगे, बिंदुवार तरीके से रखेंगे, और हमारे साथ पत्रकार और वकील भी होंगे इसके दूसरे पहलू समझने के लिए। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। क्यों कर रहा है केजरीवाल की मदद? क्या भारत में अस्थिरता फैलाना चाहता है फोर्ड फाउंडेशन? क्या है फोर्ड फाउंडेशन से केजरीवाल का संबंध? किसके इशारे पर नाच रहा है फोर्ड फाउंडेशन? भारत को लेकर क्या है फोर्ड फाउंडेशन का उद्देश्य? भ्रष्टाचार और विदेशों में पड़े काले धन को लेकर केजरीवाल अक्सर बोलते नजर आते हैं, लेकिन डायलॉग इंडिया पत्रिका के मुताबिक केजरीवाल चुनावी प्रचार के लिए विदेशों से मिले पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल के फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिश्तों को लेकर कई सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। अगर केजरीवाल के शुरुआती दौर पर नजर दौड़ाई जाए तो कई बातें साफ हो जाएंगी कि आखिर एक विदेशी संस्था हमारे देश में क्यों अपना पैसा लगा रही है। इसके लिए परत दर परत उन पन्नों को खोलना होगा जिनमें छिपा हो सकता है सच। फोर्ड फाउंडेशन और अरविंद केजरीवाल के संबंधों के बारे में पुख्ता जानकारी रखने वालों का दावा है कि केजरीवाल को तैयार करने में फोर्ड फाउंडेशन का हाथ है। फोर्ड ने इनको आगे बढ़ाया। उस समय तक उन्होंने कुछ नहीं किया था, इसके बावजूद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल रहा है। रेमन मैग्सेसे आपको मैंने बताया कि किस तरह से फोर्ड और CIA ने स्टेबल किया था फिलीपींस में, और उसके बाद फोर्ड ने उनको तब ये बजट फंडिंग की जिस समय इनका कबीर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, उसके 1 महीने बाद रजिस्टर्ड हुआ है। तो ये पूरा एक स्टेबल, ये पूरा दिखाता है एक साजिश कि किस तरह से अमेरिका ने एक पूरे भारत के जो हार्ट, जो दिल्ली में किस तरह से एक आदमी को स्टेबल किया है, अंदर लेके आया है। जी हाँ, उनके मुताबिक जनवरी 2000 में अरविंद छुट्टी पर गए। इसके बाद परिवर्तन नाम से NGO की शुरुआत की। अपने NGO परिवर्तन में पूरा समय देने के लिए केजरीवाल ने फरवरी 2006 में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसी साल उन्हें उभरते नेतृत्व के लिए मैग्सेसे का पुरस्कार मिला। आपको बता दें, ये पुरस्कार फोर्ड फाउंडेशन की मदद से सन 2000 में शुरू किया गया था। $50,000 का ये अवार्ड उन्हें 38 साल की उम्र में मिला। लेकिन केजरीवाल को ये अवार्ड देने के पीछे उनकी एक भी उपलब्धि का विवरण इस अवार्ड के साथ नहीं किया गया। हाँ, इतना जरूर कहा कि परिवर्तन के बैनर तले केजरीवाल और उनकी टीम ने बिजली बिलों संबंधी 2500 शिकायतों का निपटारा किया। सबूतों के आधार पर बात करने वालों की माने तो इस तरह के तमाम सवाल केजरीवाल को शक के दायरे में खड़ा करते हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में केजरीवाल को गढ़ने में फोर्ड फाउंडेशन का हाथ है। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। आरोप लगाने वाली पत्रिका के संपादक अनुज अग्रवाल यहाँ स्टूडियो में हैं और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर रुपेश कुमार भी यहाँ स्टूडियो में हैं। स्वागत आप दोनों का। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप देव जी, जो कि इस विषय को बड़ी गहराई से लगातार अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं और इस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। अनुज अग्रवाल, मुझे एक चीज समझाइए, कल आप CIA से कनेक्शन का एस्टैब्लिश कर रहे थे, आज बताएंगे आप दर्शकों को कि किस तरह से आपने पाया कि ये फोर्ड फाउंडेशन फंडेड है ये पूरा प्रोग्राम। ठीक है,
हमारे साथ कई सारे एक्टिविस्ट लोग जुड़े हुए हैं और जो हमने इस पर रिसर्च किया, एक नीरज कुमार जी हैं, उन्होंने इस पर डॉक्यूमेंटल जब प्रूफ इकट्ठे किए, तो ये लेटर हमें एक मिला जो सीआईए ने डिस्क्लोज किया। सीआईए ने अपने 60 के दशक वाले सारे डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज किए, जिसमें साफ साफ उसने फोर्ड फाउंडेशन से अपने रिलेशन जाहिर किए हैं। उसमें क्लियरली कहा है इसमें लेटर में कि हम आपको फंडिंग देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करोगे, हमारे मोटिव्स पूरे करोगे। ये आपस में एक रिलेशनशिप उनकी डेवलप हुई। ये दूसरा पत्र है इस संबंध में। ये सीआईए की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से निकले हैं जो उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। तो संदीप जी इसके बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं, वो इसको और डिटेल बताएंगे, क्योंकि इन्होंने सारी स्टोरी को एक सूत्र में पिरोया भी है। मुझे संदीप एक बात बताइए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या यह मुमकिन है, कृपया मुझे पेपर दें, क्या यह मुमकिन है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी किसी फंडिंग के बारे में वेबसाइट पर कोई चीज़ डाल दे? हाँ, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने सिर्फ आज वेबसाइट पे नहीं डाला है, इवन कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के जो डायरेक्टर थे 1954-57 की बात है, मैं उनका नाम आपको डिस्क्लोज करूं, उनका नाम था ये एलन डॉल थे। और एलन डॉल जो उस समय एलन डॉल सीआईए के प्रमुख थे और फोर्ड के जो प्रमुख थे वो रिचर्ड बेसल थे। और 2 साल के अंदर एलन डॉल रिचर्ड बेसल को अपने साथ ले आए थे और वो एलन डॉल के प्रमुख सलाहकार के रूप में सीआईए में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। दूसरे नंबर पे जो फिर फोर्ड फाउंडेशन का जो उनको चेयरमैन बनाया गया था, वो बनाया था जॉन मैक्लाय को, जो जर्मनी में उस समय वर्ल्ड वॉर के समय सीआईए के लिए वहां जासूसी करते थे। उनको फोर्ड का फिर अध्यक्ष बनाया गया था। तो फोर्ड और सीआईए ये दोनों देखिए अमेरिका के हित में काम करती है, स्वाभाविक से है, उसी देश से है। दूसरा बात यह है कि आपको फोर्ड को समझने से पहले कि फोर्ड फंडिंग क्यों करती है, समझना यह होगा कि फोर्ड का मोटिव क्या होता है। फोर्ड, हेनरी फोर्ड, हम सब जानते हैं कि फोर्ड कार बनाती है, ये बना, लेकिन आप लोगों को शायद ये बहुत सारे कम लोगों को पता होगा कि फोर्ड दुनिया की प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी, एवं 3rd हथियार निर्माता कंपनी पूरी दुनिया में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फोर्ड ने जो है, आपको आश्चर्य होगा कि हिटलर को फंडिंग की थी फोर्ड ने। और प्रथम वर्ल्ड वॉर में ही हेनरी फोर्ड कंपनी जो है प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी के रूप में उभर चुकी थी। और उसने चूंकि हिटलर नरसंहार कर रहा था यहूदियों का, और युद्ध दुनिया पे जब तक आप थोपोगे नहीं तो हथियार बिकेगा नहीं, तो अब नरसंहार को आप जस्टिफाई कैसे करोगे? तो उसके लिए हेनरी फोर्ड ने बजाबता एक पूरा मैगजीन खरीदा 8 देशों में, यूरोप में, और उसमें उन्होंने पूरी जो है इसकी मार्केटिंग की, आप कहिए ब्रांड हिटलर किया उन्होंने। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 में अमेरिका इंटर करता है, 1942 के समय फोर्ड ने 18 मिशिगन प्रांत है अमेरिका में, वहां पे 1800 यूनिट लगाए गए थे बम वर्षक विमानों के लिए, जिसमें से 9000 यूनिट अकेले फोर्ड के थे। 18,000 में से 18,000 यूनिट लगाए गए थे, जो 9000 लगती है, इंसुलेटरी जो लगाई जाती है, फोर्ड के थे। और आपको दुनिया का जो पहला बम वर्षक विमान था, जो सबसे बड़ा था, B-24, वो फोर्ड ने बनाया था। और उसी विमान, आपको याद होगा कि जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर में आया था, एंट्री किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हम लोग पढ़ते हैं तो पूरे ही द्वितीय विश्व युद्ध का नक्शा ही बदल गया था, क्योंकि उसने जब हवाई बमबारी शुरू की थी वो फोर्ड का बनाया हुआ था। तो फोर्ड और अमेरिका की इकोनॉमी समझ लीजिए कि पूरी इकोनॉमी 60% हथियार उद्योग बेस है, हमारी तरह कृषि बेस नहीं है। तो अमेरिका और फोर्ड ये दोनों एक हथियार निर्माता कंपनी है, एक जिसकी पूरी इकोनॉमी देश की चलती है, उससे पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में वो वहां सपोर्ट करते हैं अलगाववाद को, माओवाद, नक्सलवाद को, जिसको वामपंथी और उस तरह के आंदोलन आप कहेंगे, उसके अलगाववाद। आप पत्रकार हैं, मेरे एक जिज्ञासा का उत्तर दें। आप कह रहे हैं कि इस प्रकार से माओवादी या नक्सली आंदोलन को सीआईए बैक करती है, या इस प्रकार से करके वो वहां पे अस्थिरता फैलाना चाहती है। हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी तरह से एक पूंजीवादी देश है, और वो कोल्ड वॉर के दौरान भी सोशलिस्ट जो ताकतें थी, उस वक्त की कम्युनिस्ट ताकतें थी, उनसे लड़ता रहा, और वो विचारधारा की लड़ाई थी। आप ये कह रहे हैं कि भारत को अस्थिर करने के लिए वो माओवाद को, यानी कि वामपंथ को मजबूत कर रहा है। 2 चीजें हैं आपको इसमें, 2 चीज। विचारधारा के स्तर पे सीआईए का भी जो गठन हुआ था वो वामपंथी विचारधारा से लड़ने के लिए हुआ था, लेकिन माओवाद एक हथियार का बाजार उपलब्ध कराता है, यहाँ बाजार है, वो विचारधारा एक बाजार देता इसमें है। एक चीज और है, सत्ता से लड़ाई का जो विचारधारा है, लेकिन इसका अंत क्या होगा? जब अगर माओवादी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो वो किसको किल करेंगे? वो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप
कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन आप लड़ किससे रहे हैं? हथियार से। आप गांधीवादी पीस की तरह बैठ के तो लड़ नहीं रहे, और हथियार आ कहां से रहा है? चलिए ठीक है, अब आगे इसमें देखिए दूसरा एंगल और है। देखिए वामपंथियों का आरोप होता है कि नक्सलवाद हमारा पार्ट नहीं है, नक्सलवाद ये कहीं और से जनरेटेड है, कहीं और से फंडेड है। ये कहीं ना कहीं वामपंथ को बदनाम करने के लिए एक चेहरा बनाया गया है, नक्सलवाद का नाम उसका वामपंथी दे दिया गया, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं चर्च की भूमिका भी संदिग्ध है, कहीं एनजीओ मूवमेंट की भी है, कहीं बाहर की फंडिंग एजेंसियों की भी है। दूसरी चीज जो आपने बाजार वाली बात करी कि भाई वामपंथ जहां नक्सलवाद होता है वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, तो यही चाहते हैं भारत में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो। अगर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करता अग्रवाल है। साहब क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों अमेरिका अपना पैसा इन्वेस्ट करके यहां से फायदा अर्जित करना नहीं चाहेगा? बहुत सिंपल बात है, चाहेगा कि वो ग्लोबलाइजेशन हो, इकोनॉमिक खुले। अगर मेरा देश अपनी मिनरल बेल्ट में एक इंडस्ट्री लगाता है तो नेचुरली उसकी मैन्युफैक्चरिंग का फायदा हमारे देश के होना है, हमारे देश की इकोनॉमी को होना है। अमेरिका या कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं चाहता कि भारत अपनी इंडस्ट्रीज लगाए, वो चाहता है कच्चा माल हमें देता रहे, हम उसे पक्का माल बनाकर बेचते रहे। एक सिर्फ ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक साइकिल चला हुआ है जो 200-300 सालों से, जब से अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया तब से चल रहा है। आजादी के बाद भी जितनी कंपनियां देश में काम करती थी, मल्टीनेशनल कंपनी, एक को भी नहीं निकाला गया, और सब आज भी उसी तरह से काम कर रही हैं, और उनकी संख्या कई गुनी ज्यादा बढ़ गई है। ये पूरा नेक्सस ही मल्टीनेशनल। क्या कहना चाहेंगे आप इन चार्जेस पे? इससे पहले कि मैं अगली रिपोर्ट दर्शकों को दिखाऊं, आपका जवाब सुनना जरूरी है। जो हमारे साथी बात कह रहे हैं, तो एक तो ये तर्कसंगत तरीके से चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि किसी चीज़ की वजह से क्या चीज़ हो रही है। मेरा आपसे जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, ऑक्सफैम, ये पूरी दुनिया में तमाम एनजीओ को अपनी फंडिंग देती हैं। और जहां तक एनजीओ की फंडिंग का सवाल है, तो खुद केजरीवाल जी ने स्वीकार किया है कि हमें 2 किस्तें मिली हैं, एक 2005 में और एक 2008 में, और इसी प्रकार से बहुत ज्यादा मिली है। हम आपके पास सारे सबूत दिखा सकते हैं। मैं अपनी बात कह दूं, फिर आप अपनी बात कह लेना। इसी प्रकार एक एनजीओ है गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसका नाम है गीर, और इन्होंने 2002 में $1,22,000 की इनको ग्रांट मिली है गीर को, और इसके चेयरमैन सिटिंग चीफ मिनिस्टर मोदी जी हैं। तो मेरा इसमें कहने का मतलब है कि फोर्ड के ऊपर आप चाहे जितनी बहस करें और उसके परिणामों के ऊपर बहस करें, जहां तक फंडिंग का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां उसके जो पीएम कैंडिडेट हैं उनके देखिए चेयरमैनशिप में जो आपका, एक मिनट, उसकी चेयरमैनशिप में जो आपका एनजीओ चल रहा है उसे भी फंडिंग मिली है। देखिए सीएसआर केजरीवाल जी के बारे में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब तक उनका एनजीओ कबीर फंक्शनिंग में था और जैसे ही आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई वैसे ही एक भी पैसा फोर्ड फाउंडेशन से नहीं आया। जो भी फंडिंग की हमारी रिसोर्सेज हैं, मुझे लगता है कि पूरे देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने फंडिंग के रिसोर्सेज को बहुत आरोप लगे हुए हैं वेबसाइट पर कीजिए, बिना सबूत आपके लोगों ने बात नहीं करनी चाहिए। जहां तक फोर्ड फाउंडेशन का सवाल है और कॉर्पोरेट फंडिंग का सवाल है, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कॉर्पोरेट के खिलाफ बोल रही है। देखिए आप अपना उठाकर के मैनिफेस्टो देखिए, आपके मैनिफेस्टो में अब बिल्कुल एफडीआई की इजाजत दी गई है। आपने एनरॉन कंपनी के साथ पूरे दुनिया का सबसे खराब समझौता किया। मैं पत्रकार हूं, मैं पत्रकार के तरीके से बात कर रहा हूं। पत्रकार साथी हैं, गलत तथ्यों को पेश करके नहीं, हम गलत तथ्य पेश नहीं कर रहे। आप जो आपने जिस प्रकार हमारी पार्टी, जिस प्रकार आपने कबीर और परिवर्तन के ऊपर सवाल उठाए हैं, किरण बेदी आपके मेघ सासाय अवार्ड विनर हैं, संदीप वो भी संदीप है, हम तो मेघ सासाय अवार्ड जितने मेघ सासाय अवार्ड विनर हैं उन सबकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। एनजीओ के फिनोमिना पे बात कर सकते हैं, लेकिन जहां तक फंडिंग का सवाल है तो फिर आप गिर के ऊपर भी सवाल उठाइए। आप उन एनजीओ के ऊपर पूरी आप लिस्ट निकाल के लाइए ना, फिर आप एक पार्टी के ऊपर आप क्यों निशाना साध रहे हैं? सरकारी स्तर पर कोई तय होती नीति, उसके तहत अगर फंडिंग मिलती है अलग है। संदीप दीक्षित की एनजीओ को फंडिंग मिली है, हाँ, ये सब वो एक अलग चीज। और लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, एक मूवमेंट खड़ा करने के लिए जो फंडिंग मिलती है होल उसी काम के लिए, दोनों उसकी नियत पे शक पत्रकार साथियों से ये कहना चाहता हूं कि यदि आप निष्पक्ष ढंग से कोई चीज कहना चाहते हैं तो आप पूरे एनजीओ फिनोमिना के ऊपर बात करें। आप फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, मैं आपकी इस बात से कतई इंकार नहीं करता कि उनके पूंजीवादी इरादे हो सकते हैं, उनके दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिसमें भारत भी शामिल है उसके मार्केट को कब्जा करने का भी इरादा हो सकता है, लेकिन इसको इंटरलिंक करते हुए चीजों को आप इस तरीके से ना रखें जिसका लॉजिकल है। आम आदमी पार्टी में वो सारे लोग ही क्यों जो मैसेज अवार्ड विनर हैं,
ये भी बताइए, जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, जिनकी फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग होती है, वही सारे आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं। किरण बेदी अभी तक आपके साथ ही थी, अभी तो अलग हुई है, साथ में थी आपकी लगातार। नहीं, वो पॉलिटिकल मूवमेंट का विरोध कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो मेधा पाटेकर जी को बहुत पहले इसमें भाई बहुत सारी मेधा पाटेकर जी अलग हो गई थी, फिर साथ में आ गई, कैंडिडेट भी बन गई। इससे कोई आप लोग क्या नुरा कुश्ती खोलते हैं, क्या आंखों में धूल झोंकते, पता ही नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि यदि वाकई आप इस पे बहस करना चाहते हैं तो सीरियस बहस आप कीजिए, और तमाम जो एनजीओ एक बात हम, यदि इलीगल है फोर्ड फाउंडेशन तो क्यों नहीं सरकार ने बैन कर दिया, क्यों नहीं एनडीए ने बैन कर दिया? कह रहे हैं कि करना चाहिए उसको, आप बैन करवाइए उसको। बिल्कुल, हम तो उसकी डिमांड कर रहे हैं। 6 साल की सरकार बीजेपी की थी, उसे बैन कर देना चाहिए था, कांग्रेस को बैन कर देना चाहिए था। 6 साल की एक्टिविटीज, उसके बाद 10 साल की एक्टिविटीज जब तक हमारी पार्टी नहीं बनी थी, जब तक एनजीओ के तरीके से केजरीवाल जी काम कर रहे थे, भाई ये भी तो एक डेवलपमेंट है कि आप एनजीओ चलाते हुए इस बात का एहसास कर रहे हैं कि इस देश में यदि परिवर्तन करना है तो एनजीओ से नहीं हो सकता। एनजीओ वो पॉलिटिकल हो सकता है, और हमने पार्टी बनाई और हमने ये पहली ट्रांसपेरेंट फंडिंग हमने रखी अपनी वेबसाइट पे। देखिए, आपके लोग ये आरोप लगाते हैं कि फंडिंग कई गुने ज्यादा हुई है, आपके लोग आरोप लगाते हैं कि हमसे कैश मांगा जा रहा है। आप उसकी जांच कराओ, टिकट बेचे जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप जांच कराओ, हम दोषी हैं, हमारा काम जांच कराना है। हम गड़बड़ियां करते रहे, चैलेंज करते हैं, हम जांच कराते रहे। किसी के पास कोई सबूत है तो आप जांच कराओ, हमें जेल भेजो। भाई जी, आप लोगों के आपके आदमी आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं आरोप लगा रहे। रिपोर्ट आप गिर की बात क्यों नहीं की आपने? केजरीवाल की बात क्यों कर रहे हैं आप? गिर की बात के लेवल फंडिंग अलग चीज होती है, और बीजेपी आज से पॉलिटिकल रूप में खड़ा होना कि उसका काम ही एनजीओ डिस्टेबलाइज करना है देश को, अलग चीज होती है। आपने जो गिर वाला अंतर होता है दोनों चीजों में। इस पर संदीप देव भी कुछ कहना चाह रहे हैं और मुझे लगता है वो सिंसियरली कुछ बात का जवाब देंगे, उनका जवाब हम सुनेंगे। लेकिन सीआईए और फोर्ड फाउंडेशन के लिंक क्या है, यह समझने के लिए रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। अगर रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार के शुरुआती दौर पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि अलग अलग श्रेणियों में मैग्सेसे पुरस्कार रॉकफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन ने स्थापित किया था। इस पुरस्कार के साथ मिलने वाली नकदी राशि का बड़ा हिस्सा फोर्ड फाउंडेशन ही देता है। चलिए अब एक नजर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और फोर्ड फाउंडेशन के काम करने के तरीके पर डालते हैं। CIA और फोर्ड फाउंडेशन के दस्तावेजों पर आधारित एक किताब 1999 में आई थी। इस किताब का नाम है Who Paid the Piper? CIA and the Cultural Cold War। फ्रांसिस स्टोनर साउंडर्स ने अपनी इस किताब में दुनिया भर में CIA के काम करने के तरीके को समझाया है। इस किताब के मुताबिक फोर्ड फाउंडेशन और अमेरिका के मित्र देशों के कई संगठनों के जरिए CIA दूसरे देशों में अपने लोगों को धन मुहैया करवाता है। इस मामले में पूरी जानकारी रखने वालों की क्या राय है? इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो उस समय आया था कि करीब पूरी दुनिया में जो 700 जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एनजीओ है उनकी फंडिंग होती है, पूरी दुनिया में 700 एनजीओ को फंडिंग कर रही है अलग अलग, जिसमें से 350 एनजीओ को सिर्फ CIA फंडिंग करती थी, जिसके लिए फोर्ड फंड करता था, जो CIA के प्रभाव में काम कर रहा था। तो क्या CIA केजरीवाल के जरिए भारत में एक बड़ी साजिश रच रहा है? ऐसा हम नहीं कह रहे। सूत्रों का दावा है कि केजरीवाल ने परिवर्तन एनजीओ के अलावा मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर 1999 में कबीर नाम से एक और संस्था की शुरुआत की थी। केजरीवाल अपने एनजीओ कबीर को पारदर्शी रखने का दावा करता है, लेकिन इस संस्था ने साल 2008-2009 में मिलने वाले विदेशी धन का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर नहीं दिया है। जबकि फोर्ड फाउंडेशन से मिली जानकारी बताती है कि उन्होंने कबीर को 2008 में $1.97 लाख दिए। तो क्या फोर्ड फाउंडेशन ने 2005 में अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल को चुना? केजरीवाल की सारी गतिविधियों का खर्च उठाया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैग्सेसे अवार्ड देकर केजरीवाल को सुर्खियों में लाया गया। बियॉन्ड हेडलाइंस नामक वेबसाइट ने सूचना के अधिकार कानून के जरिए कबीर को विदेशी धन मिलने की जानकारी मांगी। इस जानकारी के अनुसार कबीर को 2007 से लेकर 2010 तक फोर्ड फाउंडेशन से 86,61,742 रुपए मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस तरह के तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल को शक के दायरे में खड़ा करते हैं कि आखिर केजरीवाल को CIA के साथ काम करने वाली विदेशी संस्था क्यों पैसे भेज रही है? इसके पीछे उनका मकसद क्या है? स्पेशल डेस्क सुदर्शन न्यूज। ठीक है, ये रिपोर्ट आपने देखी, क्या यहां पर लेना देना था
फोर्ड फाउंडेशन और सीआईए का, ये भी हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया। और कबीर और परिवर्तन नाम के जो दो एनजीओज हैं, आम आदमी पार्टी के संस्थापक और उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल के, उसके बारे में भी आपको बता रहे थे। डॉक्टर रुपेश, इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं और उनके तमाम जितने भी नेता हैं, आप जिसका नाम लीजिए बड़े नामों में, उन सब ने तमाम ने एनजीओ बना रखे हैं। ठीक है। और एनजीओ की फंडिंग के बारे में एक कानून भी भारत की सरकार ने बना रखा है। ठीक है। कितना फंड आता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको पता है। और ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हो कि केंद्र में कभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही है, केंद्र में बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है। और ये भी आप समझते होंगे कि 91 के बाद से लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज के तहत जो मेरे साथी सवाल उठा रहे थे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एनजीओ की फंडिंग के सवाल को लेकर के जरूर बहस होनी चाहिए। और उसमें यदि कोई साजिश किसी देश की खुफिया एजेंसी की है तो उसका पर्दाफाश भी होना चाहिए। ठीक है। लेकिन साथ ही मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टी पर सवाल उठाने से पहले मेरे पत्रकार साथियों को अपनी निष्पक्षता का ख्याल रखना चाहिए और उन पार्टियों पर पहले सवाल उठाना चाहिए जो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए फोर्ड फाउंडेशन से मदद ले रहे हैं। वो सरकारी स्तर पर ली गई थी। देखिए, वो चीज अलग होती है। और आप एक गलत तुलना कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कबीर ने जो मदद ली है उसके बारे में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकार किया और वो रकम भी हमने बताई है और वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध भी है। बहुत सारी जानकारी छुपाई गई। कबीर की वेबसाइट आज की नहीं है। बिल्कुल, हम सीधा ये कह रहे हैं, जो जानकारी छुपाई गई उन्हें आप उजागर करो। हम तो किए, हमने हमारी रिपोर्ट वही उजागर कर रही है। काम। लेकिन इसके साथ मेरा आपसे ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने से पहले बतौर एनजीओ जो आपने मदद ली है और बतौर एनजीओ जो बीजेपी के नेताओं ने मदद ली है, बतौर एनजीओ जो आपके कांग्रेस के नेताओं ने मदद ली है, तो आप सभी के आंकड़े लेकर के क्यों नहीं आते? क्या फोर्ड फाउंडेशन सिर्फ कबीर और परिवर्तन को फंडिंग कर रहा है हिंदुस्तान में? बाकी सारे एनजीओ का ब्यौरा आपके पास क्यों नहीं है? हम तो इसका मतलब आप एक पार्टी के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं और ऐसी पार्टी के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं जिसने गठन के दिन से लेकर के आज तक 1 रुपया किसी फोर्ड फाउंडेशन से, रॉकफेलर फाउंडेशन से नहीं लिया। आपके अमेरिका से इतना फंड आया है, आप उसकी डिटेल नहीं दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, जबकि बीजेपी ने उसका डिटेल होती है उसमें। आपके फाउंडर मेंबर आरोप लगा रहे हैं कि आप सीआईए के एजेंट हैं। हम क्या कह रहे हैं? आप अश्विनी उपाध्याय से पूछो। अभी राकेश अग्रवाल जी से मेरी बात हुई थी, वही कह रहे थे कि कम से कम 40 करोड़ की एलिगेशन तो आप भी लगा। विधानसभा चुनाव में 40 करोड़ की रसीद उनके पास है। आप कह रहे 20 करोड़ से ऊपर हमने पैसा नहीं लिया। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे मित्र, आप अपने लोगों से पूछो ना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। एलिगेशन को साबित भी करना पड़ता है। एलिगेशन तो मैं भी राकेश अग्रवाल जी से सकता हूं। एलिगेशन पूछिए अश्विनी उपाध्याय जी से। क्यों नहीं पूछते आप अपने फाउंडर मेंबर से? आप उनको बाहर, जो आवाज उठाता है उसे बाहर निकाल देते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं। आपके यहाँ कोई संविधान नहीं है। एक मोनोपोलाइज वे में आदमी काम कर रहा है, आप लोग उसकी कठपुतली बनकर काम करते हैं। इसका क्या मतलब है? संविधान तो कांग्रेस में भी नहीं है। संविधान तो अरे जाए, हमें बीजेपी कांग्रेस। आप दावा कर रहे थे कि आप डिफरेंट हैं। आप सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा कर रहे थे। आप जन समर्थन की बात कर रहे थे कि हर चीज पे पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। डेमोक्रेसी पे बात करनी है तो उसकी फिर अलग बहस कीजिएगा। आज जो बहस आपने मुद्दा उठाया ना, मैंने उस मुद्दे को जोड़ा है उससे। आप बात करना चाहते हैं तो फिर उसी टॉपिक पे बात करें। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को फॉरेन फंडिंग नहीं है। मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी को पाकिस्तान से, अमेरिका से बहुत पैसा आया है। आप इन पर और आपने अपने बहुत सारे फंडिंग छुपाई है। एनरॉन कंपनी ने जब 13 दिन की आपकी सरकार, इसकी बीजेपी की सरकार बनी थी, एनरॉन कंपनी ने रिश्वत खिला करके इनको, और जिस समय इसमें भारत में 1 रुपये 75 पैसे में बिजली मिल रही थी, आपने 7 रुपए का समझौता उनके साथ कीजिए ना। आप उस पर आप क्यों नहीं उठाते आवाज? हम तो कह रहे हैं कॉर्पोरेट के साथ इसका भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का नेक्सस है। बिल्कुल होगा तो आप उठाइए उस पर। आपने जो फंडिंग ओपन कर रखी है, इन सब की कर रखी है। हम उसको क्या मना कर रहे हैं? मैं एकदम दर्शकों को सरल भाषा में समझा दूं। आप जो चार्ज इन पे लगा रहे हैं, इनका क्या कहना है कि बहुत सारे लोग फोर्ड से फंडेड हैं, उन पर आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? देखिए, जितने फोर्ड से फंडेड है, देव साहब, मेरा कहना यह है कि यदि हमने भारत सरकार के बनाए किसी कानून का उल्लंघन किया, बिल्कुल, तो उसमें न केवल मान लिया हमारे ऊपर कोई कानूनी पहलू आ रहा है, डॉक्टर रुपेश, कृत्य किया तो हम जेल जाएंगे। कानूनी पहलू इस बीच में आ रहा है, जांच करें आप। बिल्कुल, कानूनी पहलू इस बीच में आ रहा है। और आपके जो भी चार्जेस हैं अग्रवाल जी या संदीप देव जी, उसको जो है वेरीफाई करने के लिए हमारे साथ एक वकील साहब जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। और इससे पहले कि हमारे साथ जुड़े, एक बहुत छोटे से ब्रेक ले रुक लें।
ब्रेक पर जाने से पहले ये बहस यहां तक पहुंची थी कि आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, उनके नेता डॉक्टर रुपेश कुमार यहां स्टूडियो में कह रहे थे कि अगर फोर्ड फाउंडेशन की मदद का सवाल है तो फिर फोर्ड फाउंडेशन से बहुत सारे एनजीओ फंडेड हैं, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भी एक उनके एनजीओ के चेयरमैन हैं। आरोप ये लगा रहे हैं डॉक्टर रुपेश कुमार कि आरोप हमारे ऊपर क्यों सिर्फ, और फोर्ड फाउंडेशन की मदद पर सवाल हमसे ही क्यों पूछे जा रहे हैं और लोगों से क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं। इसी बीच में हमारे मुख्य संपादक सुरेश चौहान के जी भी हमारे साथ जुड़ गए और यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित हैं शिवलोक यशोवर्धन, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। स्वागत आपका यशोवर्धन जी और स्वागत आपका सुरेश जी। आप सबसे पहले आपकी संपादकीय टिप्पणी से ही बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है दो तीन चीजें इसमें देखना बहुत जरूरी है। इन्होंने जो नरेंद्र मोदी का नाम लिया है वो नरेंद्र मोदी की सरकारी एनजीओ है। दो प्रकार की एनजीओ होती है, जैसे कारपोरेशन होते हैं वैसे सरकारी संगठन एनजीओ और एक प्राइवेट सुरेश चौहान के ने बनाई हुई और किसी राज्य सरकार ने बनी हुई, जिसका मुख्यमंत्री पदस्थ अधिकारी होता है। और वहां पर अगर आज नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी अध्यक्ष है, अगर नरेंद्र मोदी के जगह दूसरा कोई अध्यक्ष आएगा तो वो मुख्यमंत्री आएगा तो अध्यक्ष हो जाएगा। ये केजरीवाल के और मोदी के दोनों के संगठन का बेसिक फर्क है, हमने समझना चाहिए। ठीक है, अब बताइए। क्या इससे संपादक महोदय से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इससे फोर्ड से फंडिंग लेना कानूनी हो जाता है? हाँ, अब रही बात नहीं, एक दो बातें हम अलग करते हैं। पहली बात कि क्या हम ये दोनों संगठनों में फर्क है, दोनों एनजीओ में फर्क है, बात से हम सहमत हैं। उसके बाद मुद्दा आता है कि क्या फोर्ड से मदद लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि फोर्ड फाउंडेशन क्या केवल रिबेल्स को ही अगर मदद करेगा और दूसरे प्रकार के लोगों को नहीं करेगा फिर तो तुरंत बैन हो जाएगा। और इसलिए कुछ लोगों से पॉजिटिव अप्रोच, और आखिर इनका एजेंडा तो छुपा हुआ है। अगर ओपन एजेंडे में काम करेंगे तो फिर किसी देश में किसी संगठन को काम नहीं करने दिया जाएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि दुनिया के कई देशों में विदेशी एनजीओ के फंड पर पूरा प्रतिबंध है। ये क्यों है? सुरेश आते हैं आपके पास। सुरेश जी आपके पास आते हैं, आपकी बात पूरी सुनते हैं, आपकी बात पूरी सुनते हैं। कि बैंगन इनके लिए पच्च और मेरे लिए कुपच्च, वो वाली बात हो गई। जब फोर्ड यदि गलत है तो गलत है, वो चाहे मोदी का एनजीओ है चाहे केजरीवाल का एनजीओ है। गलत कह रहा है, मोदी का एनजीओ की बात क्यों कर रहा है? वो गुजरात सरकार का एनजीओ है। हाँ तो सरकार, अगर गुजरात सरकार का गलत चीज होगी, वो विधानसभा से बनाया हुआ है, बिल्कुल वो विधानसभा से एक्ट पास है जी है, वो बैन कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई ये देश के खिलाफ है, हम इससे बिल्कुल। संदीप जी अपनी बात कहिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि फोर्ड पे जो हम बात कर रहे हैं और कानूनी और गैर कानूनी पहलू पे हम थोड़ा सा ज्यादा बात करें। पहली बात तो यह है कि केजरीवाल को जो फोर्ड से फंडिंग हुई है वो एक गलत फंडिंग हुई है। बाकी एनजीओ पे हम बाद में आएंगे, पहले हम चीजों को क्लियर कर लें। दूसरी बात आ रही है परिवर्तन नाम से कोई एनजीओ नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो अरविंद केजरीवाल परिवर्तन नाम से जो काम करते हैं वो कोई एनजीओ नहीं है। एनजीओ एग्जैक्टली है संपूर्ण परिवर्तन। अरविंद केजरीवाल जॉब के दौरान संपूर्ण परिवर्तन से जाके मिले थे। निर्मला जी हैं और उसके कैलाश गोदका हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनसे जाकर मिले थे और उन्होंने कहा था कि हम संपूर्ण परिवर्तन में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जॉब के दौरान आप कैसे काम करेंगे, तो बोले नहीं हम काम करना चाहते हैं। उसके बाद 2002, ये आपको फोर्ड की सालाना रिपोर्ट है, उनके वेबसाइट पे आप सर्च करें मिल जाएगी आपको फोर्ड पे। 2002 की ये रिपोर्ट है, उसमें फोर्ड ने कहा कि हम भ्रष्टाचार, देश में भारत में भ्रष्टाचार विरोधी एक आंदोलन चाहते हैं, जिसके लिए हम आपको फंडिंग करना चाहते हैं संपूर्ण परिवर्तन एनजीओ को। उस समय कबीर नहीं बना था, क्लियर करना चाहूंगा मैं। और संपूर्ण परिवर्तन एनजीओ को उसने $80,000 दिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि कैलाश गोदका जी और अरविंद केजरीवाल के ग्रुप में बहुत ज्यादा डिस्कशन हॉट हो गया कि हम विदेशी फंड से देश में आंदोलन कैसे खड़ा कर सकते हैं, ये राष्ट्रद्रोह होगा। और कैलाश गोदका जी ने एक लेटर लिखा फोर्ड को और $80,000 लौटा दिए। वो संपूर्ण परिवर्तन था, परिवर्तन नाम का कोई एनजीओ नहीं है, अभी भी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वहां से अलग हुए। कबीर 2005 में गठन कर लिया था ये मनीष सिसोदिया ने। कबीर का जो गठन है, रजिस्ट्रेशन, अभी मैं फिर बता रहा हूं आपको कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे गलत फंडिंग फोर्ड ने दिया है। रजिस्ट्रेशन जो है कबीर का हुआ है अगस्त 2005 में। और भारत में कानून है कि कोई भी एनजीओ को जब तक आप 3 साल काम नहीं करते फॉरेन फंडिंग नहीं मिलेगी आपको। लेकिन
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कोट कर रहा हूं जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में है कि फोर्ड ने उनको जुलाई 2005 में फंडिंग की है, एक महीना पहले रजिस्ट्रेशन से 1 महीना पहले फंडिंग की है, जो कि कानूनन गलत है, बिना रजिस्टर्ड एनजीओ को। इसके क्या प्रमाण है आपके पास? ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, अगर ये आप साबित कर सके तो। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट अभी जारी किया था, रिपोर्ट अभी आपके पास सारी मीडिया में वो रिपोर्ट अभी 20 दिन पहले ही होम मिनिस्ट्री ने 36 पॉइंट जो है कबीर और इन सब से संबंधित दिए थे। उसमें एक और बात कहा कि जो इस फंड को आप सिर्फ यूज कर सकते थे एनजीओ वर्क के लिए, पर इसको अलग तरीके से अलग उद्देश्य के लिए यूज किया गया। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। गृह मंत्रालय ने क्यों जांच किया? इतने दिनों से जांच नहीं कर रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि आप इसकी फंडिंग की जांच करें। गृह मंत्रालय एक बार गई, उन्होंने कहा जी मुझे तो मतलब आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है कि गृह मंत्रालय देश का कह रहा है कि जी हम जवाब मांग रहे हैं, हमें अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे हैं। अदालत ने फटकार लगाई उनको कि ये क्या मतलब है। तो उसके बाद फिर एक जांच की रिपोर्ट दी और उसे मीडिया में जारी कर दिया, कार्रवाई कुछ नहीं किया, जिसमें यह स्पष्ट सामने आया कि कबीर उस समय तक रजिस्टर्ड नहीं था जब तक उन्हें फोर्ड ने फंडिंग उनको की है 1 महीने पहले। दूसरी बात ये फिर उस रिपोर्ट में सामने आई कि उस फंड का जिस उद्देश्य से के लिए यूज किया गया, मतलब लिया गया था, उस उद्देश्य को वो पूरा नहीं करता, कहीं और यूज हुआ। और दूसरी बात कि जो संपूर्ण परिवर्तन किया जा रहा है, कैलाश गोदका जी का लेटर है, अखबारों सब जगह छप चुका है कि उन्होंने $80,000 अपने लेटर के साथ फोर्ड को यह कह के लौटा दिया कि हम एक विदेशी संस्था से लिए हुए पैसे से अपने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे। और उस मौका को केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कैश किया, वो पैसे अपने यहाँ ट्रांसफर किए और उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। तो आप इससे कहां से साबित कर एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं, जो भाई साहब ने कहा कि 2003 आंदोलन अगर उनके पैसे से खड़ा किया गया तो इसमें संदीप जी उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत लीगल पैसा है ना वो सर। आपको मैंने बताया कि जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसका पैसा कैसे आ गया? नहीं, हाँ ये एक विषय जरूर है, मैंने आपको ये बताया पहले पैसा आ गया, लेकिन इसके प्रमाण कहाँ है? मुझे तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरी रिपोर्ट छपी है, यथावत मैगजीन ने पूरी छापी है। और ये जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमने 2003-4 के बाद पैसा नहीं लिया उससे फोर्ड से, 2008 में सुनिए मैं और ये 2011 की फोर्ड फाउंडेशन की रिपोर्ट है, ये फोर्ड फाउंडेशन की वेबसाइट से लिए मैंने। अच्छा 2011 इसको 2008 में एक बार मैं और 2011 में आया है पैसा। ये देखिए ये लगभग इसमें $2 लाख आया। श्रीमान जी ऑफर किया था और मना कर दिया गया कि हमारे पास नहीं, सर ये वेबसाइट में मैंने अभी लेटेस्ट है सर। नहीं जैसे गलत हो जाएगा, जैसे देव साहब कह रहे थे कि ये कहाँ गलत है कि उस फंड से राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया, इसका पर्पज ये लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार। देखिए इसमें राजनीतिक दल खड़ा लिखा है कि प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। इसका मोटिव भी लिखा हुआ है साफ कि प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अग्रवाल साहब एक सीधी सी बात आप साबित, अरे विदेशी शक्ति हमारा देश चलाएंगी क्या? हम लोग क्या मर गए क्या भाई? हम देश के नागरिक, हम चलाएंगे देश हमारा। हम क्यों फॉरेन फंडिंग से लोकतंत्र चलाना सीखे? अच्छा एक बात ये बताइए, आप गलत तरीके से पैसे लेते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आप सुनो तो सही, अभी आप झूठ बोल रहे थे, आपने 2008 का पैसा नहीं लिया। यदि आपका मतलब ये कि मैं ना बोलूं, मैं उठ के चला जाता हूं, या तो मुझे आप अपनी बात कहने लगातार हम ये बता रहे हैं, मुझे बात कहने का मौका नहीं देना तो मैं चला जाता हूं। बोलिए उनको बोलने, या तो मुझे आप अपनी बात रखने दें, आप बात ही नहीं रखने दे रहे। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप एक पूरे एक फिनोमिना को लेकर के, एनजीओ की फंडिंग के फिनोमिना को लेकर के हिंदुस्तान में, देखिए इंटेंशनल फंडिंग पे हम सवाल उठा रहे हैं। या तो मुझे बात कहने दो, या तो मुझे बात कहने दो। देखिए आप गलत ले जा रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं ना, जैसा आप अपनी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं भी तो अपनी बात कहने का हक है कि नहीं है मुझे? बिल्कुल बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप पूरे एनजीओ के फिनोमिना पे बात करते हैं तो फिर आप किसी एक दल के बारे में, किसी एनजीओ के बारे में बात नहीं कर सकते। एक बात तो ये है। दूसरी बात से मैं सहमत हूं। दूसरी बात संपादक एक एनजीओ पे बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आप वालों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या अगर एनजीओ पे आप बहस करने को तैयार है, जिसका मैं स्वागत करता हूं, तो एनजीओ लोकपाल में क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कौन मना करता है इस बात के लिए? मैं जो संपादक, अरे आपको पूछिए, उन्होंने एनजीओ में नहीं लेने दिया, उसमें फिर मीडिया भी होगी, उसमें फिर एनजीओ भी होगा, उसमें एनजीओ थी। और जो आपने कहा था अन्ना का लोकपाल, उस लोकपाल में एनजीओ को आपने नहीं लेने दिया। जो सरकार के साथ आपकी बातचीत टूटी है, उसमें 2 बड़े कारण थे। एक कारण था एनजीओ होना चाहिए, ये सरकार का कहना था, और दूसरा था प्रधानमंत्री होना चाहिए, आपका कहना था, जिसमें बाद में सरकार मान गई। लेकिन आप आखिर तक इस बात से नहीं माने कि लोकपाल में एनजीओ होना चाहिए, इस बात से आप सहमत नहीं हुए। सरकार के साथ टॉक टूटने के जो आपके 2 महत्वपूर्ण कारण रहे, वो ये 2 कारण थे।
इसमें संपादक महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इसमें एनजीओ भी होने चाहिए, मीडिया भी होनी चाहिए, कंपनियां भी होनी चाहिए। तो ये फिर सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होनी चाहिए। ये आपकी राय, ऑफिशियल राय है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ऑफिशियल राय नहीं है। आप ये कहिए और इस बात से क्योंकि आपकी की इस विषय पे जो राय है वो ये है कि एनजीओ नहीं होने चाहिए। इसमें मैं इस बात से अनभिज्ञ हूं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि जन लोकपाल बिल में। आप ये भी यहाँ पर कबूल करिए कि अगर आपके पार्टी मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि अगर आपकी पार्टी की राय गलत है तो आप उसको दुरुस्त करवाएंगे। नहीं, मुझे नहीं पता उसमें क्या राय है, हो सकता है कि अभी लेटेस्ट क्या राय बनी है उसमें, आई डोंट नो। नहीं, अगर वो फैक्ट का मामला है, एनजीओ को नहीं लेना है तो आप उससे असहमत है, आप बोलिए। नहीं, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, यदि फैक्ट मैं पहले पता कर लूंगा तब मैं अपनी राय दूंगा। मैंने अपनी राय ये दी है। फिर पॉलिटिकल नेता जैसे आप भी बात कर रहे हैं, बाकी भ्रष्ट नेता बोलते हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि आपकी व्यक्तिगत राय और आपकी पार्टी की राय में अगर फर्क है तो आप आपके पार्टी के राय के साथ जाएंगे या आपकी राय रखेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके नहीं, आप आपके पार्टी के राय के साथ जाएंगे, आपकी राय रखेंगे। जब मुझे पार्टी की राय नहीं पता कि इस बारे में क्या राय है तो मैं सिर्फ अपनी राय रख सकता हूं। पार्टी की राय है कि लोकपाल, मैं आपके कहने से नहीं मानूंगा ना कि मेरी पार्टी की क्या राय है, जब मुझे पता ही नहीं है फैक्ट के बारे में। तो आप जो राय मुझसे लेना चाहते हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूं, पार्टी की राय इस बारे में मैं नहीं दे सकता। मैं आपके इस स्वभाव का और इस अप्रोच का स्वागत करता हूं कि आप आपकी व्यक्तिगत राय बता रहे हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि अगर आपके पार्टी की राय आपसे अलग है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? मेरा व्यक्तिगत स्टैंड जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो, और आप पार्टी में आप इसके लिए कन्विंस करेंगे, इसका विरोध करेंगे, और एनजीओ की मांग आप इस प्लेटफॉर्म से आज कर रहे हैं। बिल्कुल। आज हम ये न्यूज चलाए कि आपके फलाने व्यक्ति अधिकारी ये मांग करे कि अगर आपके एजेंडे में लोकपाल में एनजीओ नहीं है तो ये व्यक्ति लोकपाल में एनजीओ लेने की मांग कर रहे हैं। ऐसा मैं कहूं? संपादक महोदय, मैं फैक्ट पे बात करता हूं। आपको घुमाइए मत, मैं बात नहीं घुमा रहा, मैं आपकी बात का ही, आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा। मैं बताइए कि आप आपके पार्टी में को उठाएंगे क्या? मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य हूं, पूरे एनजीओ फिनोमिना के मैं खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि एनजीओ जो है इसके दायरे में आए, कंपनियां, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां इसके दायरे में आए। भले ही मेरी पार्टी की राय मुझसे ना मिलती हो, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि कोई भी ऐसी संस्था जो कहीं से भी फंड लेती है वो पारदर्शी होनी चाहिए और जांच के दायरे में वो आनी चाहिए। लेकिन स्वागत करता हूं, लेकिन पार्टी इस बात नहीं मानती, आपका क्या एक्शन है? जी, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो है, जो यदि आपकी बात सही है तो हम कोशिश करेंगे कि एनजीओ भी इसके दायरे में आए और खुली जांच की हम दावत देते हैं कि यदि कोई गैरकानूनी काम किसी ने भी किया तो उसमें किसी को ना बख्शा जाए। सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे यहां है कि आप किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति को जो टारगेट ना करें। इसमें आप पूरे फिनोमिना पे बहस करना चाहें तो सबके बारे में आप सवाल उठाएं। आप सलमान खुर्शीद के एनजीओ पर, जिसके चेयरमैन मोदी जी हैं, उसके एनजीओ पर, फिर तमाम जितने भी हजारों एनजीओ हिंदुस्तान में फंडिंग ले रहे हैं उस सब पर बात करें। फिर आप फिर सुनिए आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अंबानी और अदानी के साथ, अंबानी अदानी के साथ जो इनका बीजेपी का गठजोड़ है, जो गैस के दाम आप बढ़ाने वाले हैं, जो आप विदेशी कंपनियों के साथ गठजोड़ करके भारत की पूंजी को बाहर ले जाने का काम कर रहे हैं, जो आप गलत शर्तों के ऊपर एनडीए के शासन में आपने तमाम डिसइन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ की कंपनी को 500 करोड़ में आपने बेचा है, बीएसएनएल को अपने कौड़ियों के धाम में बेचा है, अनिल अग्रवाल जिसकी एक कौड़ी की औकात नहीं थी उसको आप आपने तांबे के सारी खानों को वो लूट रहा है। आपने केजी बेसिन के गैस के दाम के ऊपर 16 रुपए आप करना चाहते हैं। इन सारे सवालों पर बात करनी पड़ेगी। में बहस को लेके जा रहे हैं आप, इसमें आप बात को सही ट्रैक पे रखिए। जो भी हम जब सब कह रहे हैं तो वो भी है, इस देश में किसी की भी एनजीओ है, किसी की भी एनजीओ है तो उस एनजीओ को लोकपाल में होना चाहिए, ये हमारा कहना है। और
फोर्ड फाउंडेशन की आप क्यों तरफदारी कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा, मैं फोर्ड फाउंडेशन के एकदम खिलाफ हूँ, रॉकफेलर के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ इस बात को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ कि आप टारगेट कर रहे हैं सिर्फ एक आदमी को, आप टारगेट करिए पूरे एनजीओ फिनोमिना को, पूरे फोर्ड फाउंडेशन को टारगेट कीजिए, रॉकफेलर को आप टारगेट कीजिए, सबको टारगेट। डॉक्टर रुपेश, मुझे चंद सवाल पूछने दीजिए। अनुज अग्रवाल, आप एक बात बताइए, सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर वो फोर्ड फाउंडेशन फंड कर रहा है तो सवाल तो उठना लाजमी है। देखिए, सरकारी स्तर पर क्या जरूरी नहीं है कि जो सीआईए गवर्नमेंट को अस्थिर करने की कोशिश कर सकती है, वो किसी गवर्नमेंट को बैक भी कर सकती है। सरकार अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होती, सरकार के साथ संसद या विधानसभाएं होती हैं। देखिए, ऐसा चीज फिल्ट्रेशन हो सकती है, ये अनुज अग्रवाल इस बात के प्रमाण है। मेरी बात सुनिए आप, एक बात के प्रमाण है दुनिया की। मेरी बात सुनिए आप, मेरा तथ्य कहने दीजिए। पाकिस्तान की सरकार को सीआईए की बैकिंग है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। इसी तरह दुनिया में तमाम सरकारों को सीआईए की बैकिंग है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। सीआईए के बूते पर एक जानकारी दे दो, एनडीए सरकार पाकिस्तान को सीआईए की बैकिंग है, इसलिए हमने अमेरिका के साथ संबंध तोड़ दिए हैं। नहीं तो फिर सवाल ये उठता है सुरेश जी कि फिर सारे हर प्रकार की फंडिंग अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आपको डिप्लोमेसी का उपयोग करना पड़ता है। आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन क्यों होते हैं? एक दूसरे के देशों में डिप्लोमेट्स क्यों होते हैं? कुछ क्या भारत नेपाल में नहीं करता है? भारत भी नेपाल में करता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी हमारे देश के फेवर की सरकार वहां बने, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन हम अपने देश के हित में हर बात करें, यह हमारा अधिकार है। वैसे अमेरिका का उनके देश के फेवर में करे, यहां तक ठीक है, लेकिन फेवर में नहीं करती है तो यहाँ के सरकारों को गिराओ, यह सही नहीं है। सरकार किसी भी देश दल की होगी तो चलेगा, क्योंकि दल इस देश के हैं, लेकिन विदेशी हस्तक्षेप किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। दूसरे देश वाले जाने, भारत में हस्तक्षेप हम सहन नहीं करेंगे। हस्तक्षेप को कानूनों के माध्यम से मजबूत करने का काम किया। सुरेश जी, आपको जानकारी होगी कि सीआईए के साथ भारत में जब एनडीए रूल था, तब जो है खुफिया जानकारियां शेयर करने का काम हुआ था। और जब एनडीए रूल था, उसी समय की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उसको खत्म करने का काम बीजेपी की सरकार के दौरान हुआ है। और जो भारत की सबसे कीमती कंपनियां थी, ये बीजेपी वाले से करिए ना। आज बात हो रही है केजरीवाल और फोर्ड फाउंडेशन, हम बाकी विषयों के लिए 24 घंटे का चैनल नहीं है। मुझे एक कानूनी पहलू समझने दें आप लोग, प्लीज एक कानूनी पहलू समझने दें। हमारे साथ एडवोकेट भी है यहाँ पर, शिवलोक का यशोवर्धन जी। ये क्या है, ये पूरा कानून क्या है जो एनजीओ को रेगुलेट करता है? देव जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर भारतीय संविधान ने लोगों को वोट देने का अधिकार दिया है तो उसी संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि आपको इट ब्रिंग्स अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू कंडक्ट द इलेक्शंस इम्पार्शियली। आप इलेक्शन अगर करवा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी चीज जो है गलत ना हो जाए। ठीक है, लोगों की राइट जो है वो एक तरह से वायलेट नहीं हो जाए। इस हद तक कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन पैसों को यूज करे जो कि उनकी लीगली कमाई हुई नहीं है या कहीं से लाई हुई नहीं है, जो हमारे संविधान के अंदर जिनको लीगल नहीं माना जाता है। अब हम ये देखेंगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस की, फॉरेन फंडिंग्स की। तो पहले तो देखना होगा फंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज में आती है वो कहाँ से आती है। एक तो फॉरेन होती है, एक डोमेस्टिक होती है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को विदेशी चंदा लेना परमिटेड नहीं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं जी। बताएं। पॉलिटिकल पार्टी विदेश से पैसा, विदेशी संस्था से पैसा, विदेशी देश से पैसा नहीं ले सकती। और इस फंड के बारे में मैं आपको दो बातें बताता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी, आप मेरी बात सुने संपादक महोदय, आप मेरी बात सुने संपादक महोदय, आप मेरी बात सुने। मैंने ये नहीं कहा कि फॉरेन फंडिंग लीगल है या फॉरेन फंडिंग ली जा सकती है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। मैंने ये बोला कि अभी हम बात कर रहे हैं फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। यहाँ फंडिंग किस चीज के लिए हो सकती है? एक तो डोमेस्टिक हो सकती है, एक फॉरेन हो सकती है। अब ये देखना है कि फॉरेन फंडिंग लीगल है कि नहीं है। तो हमारे संविधान के अंतर्गत अधिनियम बनाए हुए हैं, उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि फॉरेन फंडिंग जो है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट अलाउड। ये जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का, जिसकी उत्पत्ति 1976 में हुई थी। ये एक्ट है जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि फॉरेन फंडिंग जो है कुछ लोगों को, कुछ संस्थाओं को
कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दी जा सकती है फॉर पॉलिटिकल पर्पस और इलेक्शंस कैंपेनिंग के लिए। अब आप देखें इस एक्ट के बारे में मैं अगर बताऊं, एनजीओ के बारे में जो आप कह रहे हैं, मुझे एक मिनट सवाल क्लियर करने दें। अगर एनजीओ किसी प्राइवेट मेंबर का है, किसी इंडिविजुअल का है, प्राइवेट इंडिविजुअल का है, उसको अगर फॉरेन फंडिंग होती है तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन? देखिए, एनजीओ का जहां तक सवाल है, एनजीओ में कोई भी पैसा अगर फॉरेन से आता है तो उसके लिए रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है। अगर आपको एनजीओ से, फॉरेन से अगर एनजीओ को पैसा आ रहा है तो आपको पहले तो ये दिखाना होगा, इस सेक्शन है इसके अंतर्गत जो मैं बात कर रहा हूँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत बताया गया है कि अगर एनजीओ को पैसा आ रहा है तो उसको पहले तो रजिस्टर करना होगा केंद्रीय सरकार के जो एफसीआरए के अंदर, उसको रजिस्टर करना होगा, उसको दिखाना होगा कि उसका पर्पस क्या है पैसा मंगाने का। दूसरा ये चीज उसको दिखाना होगा कि आप जो पैसा मंगवा रहे हैं, ठीक है, वो कहां कहां लगेगा और कौन कौन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि उसको यूज में लाएंगे। अब एनजीओस की बात आ जाती है कि एनजीओस ने पैसा मंगवाया वहां से और उसने दूसरे लोगों को दे दिया, या एनजीओस ने यूज कर लिया उस पैसे को किसी और पर्पस के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए, विच इज प्रोहिबिटेड। उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ प्रायर परमिशन फ्रॉम दी केंद्रीय सरकार, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप उसको भी जो है पॉलिटिकल पर्पस के लिए आप कभी भी यूज नहीं कर सकते, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, अब आप मुझे अनुज अग्रवाल, बात क्लियर हो गई है। और संदीप, मैं एक आरोप और लगा रहा हूं कि कम से कम 10, अब ये फॉरेन फंडिंग का बड़ा क्लियर होगा कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती, और इन्होंने कहा हम नहीं लेते हैं, लेकिन अमेरिका से बहुत सारा पैसा आया, समझे ना। जो 20 करोड़ की इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा फंड है, उनमें 6 से 7 करोड़ रुपए सिर्फ अमेरिका से आया, शायद 8 करोड़ भी आया होगा। दूसरा एक काम और, एक आरोप राकेश सिंह ने लगाया अपने साइकिल में, मैं चाहूंगा इसको दिखाया जाए कि 10 लाख से ज्यादा कॉल अमेरिका से आई, कॉल सेंटर बनाया गया दिल्ली विधानसभा के चुनावों में अमेरिका में आम आदमी पार्टी द्वारा, और यहाँ के दिल्ली के वोटरों पर कॉल आई वहां से। ये इलीगल है पूरी तरीके से। नहीं, कॉल आना क्या इलीगल कैसे हो सकता है? आप कॉल सेंटर बना नहीं सकते, वहां विदेशी भूमि से बैठकर देश के लिए प्रचार नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा कि आप ये दिखाएं, ये नहीं कर सकते। और इसके सारे, इसमें ये भी है कि आधार कार्ड के जो नंदन नीलकर्णी है उन्होंने डाटा प्रोवाइड कराए। ये पूरा जो डाटा, इस पर आरोप लगाया है इन्होंने, राकेश सिंह ने, और ये बता रहे हैं कि जो आधार कार्ड से जुड़ी हुई एक कंपनी है उसको सीआईए की फंडिंग है। ये पूरा साइकिल है ये सारा। और एडमिरल रामदास भी इस साइकिल में जुड़े हुए हैं, जो अरविंद केजरीवाल के पैट्रॉन है, और उनकी बेटी जो फोर्ड फाउंडेशन की साउथ एशिया की हेड है। अब जो साउथ एशिया का हेड हो, जिसकी लड़की है, और वो व्यक्ति बताओ इनका पैट्रॉन बना हुआ है। सीधा करें ताकि दर्शक इसको ठीक से देख सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। ये दोनों ही पेजेस अगर आप इसको पैरेलल सीधा करके दिखाएंगे तो शायद दर्शकों को स्पष्ट नजर आएगा। जनरल रामदास की वाइफ जो है, एडमिरल रामदास की वाइफ, वो भी इनकी विशाखा गाइडलाइन की हेड रही है। मुझे लगता है कि आप इसको समझाइए भी दर्शकों को तो ज्यादा और बेहतर होगा। देखिए, इसमें सिंपल है कि इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जो है, जो इन्फोसिस के काफी लोग इनके पास है, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति भी इनके बड़े मेन फंडर्स में है, और इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जो है फोर्ड फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं। तो अब आप नारायण मूर्ति पर भी सवाल बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं हम तो। ये जो और नारायण मूर्ति जी के साथ उनकी कंपनी के कई लोग इनके साथ आए। आज बंगलौर में शायद इलेक्शन भी लड़ रहे हैं इनकी पार्टी के लोग। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बात रखूंगा, इन्हें रखने दो अपनी बात। हाँ, पहले अपनी बात पूरी तरह समझा लें आप अग्रवाल जी। नहीं, मैं समझा देता हूँ चीजों को प्लीज। जो एडमिरल, ये दो चीज जो कह रहे हैं, जो एडमिरल रामदास है ना, वो अरविंद केजरीवाल के पैटर्न है, और साउथ एशिया फोर्ड फाउंडेशन जो है, साउथ एशिया में का जो ऑफिस है, वो लोग इसको हेड करते हैं। जो इसके पैटर्न है, उनकी बेटी उसको हेड करती है, और उनकी वाइफ जो है विशाखा गाइडलाइंस में जो बना है उसमें उसको उनकी वाइफ भी मौजूद है, जो ये कह रहे हैं। दूसरी बात और मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप भी सवाल उठा रहे थे और ये भी उठा रहे थे कि सारे एनजीओ पे बात होनी चाहिए,
अरविंद पे क्यों हो रही है। मैं आपको दो चीज मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि अरविंद को कानूनन बिना रजिस्ट्रेशन के पैसा मिला, सारे एनजीओ को बिना रजिस्ट्रेशन पैसा नहीं मिलता। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, इसमें जांच कराओ जेल में। गृह मंत्रालय दो चीज, एडमिरल रामदास को भी मैक्सेस नहीं, मिल चुका है। इन्वेस्टिगेशन है, आप एक जैसे हमने कराई है एफआईआर, आप थोड़ा सा एक मिनट सुन लीजिए पूरी बात, अंबानी के खिलाफ पूरी बात सुन लीजिए आप इस चीज को कि पाला बिना रजिस्ट्रेशन के जो एफआईआर की वो रिजेक्ट हो गई, हाँ जो गैर कानूनी तरीके से की थी। नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन आमंत्रित करते हैं, दावत देते हैं, कुछ गैर नहीं, दो कानूनी काम चीजें किया अगेंस्ट द लैंड ऑफ द लॉ है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई दो चीजें, भारत का जो कौन मना करता है इसके लिए अनर्गल आरोप लगाने की क्या आवश्यकता। नहीं, हम अंबानी पे अभी नहीं जा सकते, हम अभी जिस चीज पे बात कर रहे हैं, ये जो फॉरेन रेगुलेशन एक्ट है जिसमें आपको कहा गया है कि आप चुनाव को, भारत का चुनाव कोई विदेशी उसको प्रभावित ना कर सके, उसके लिए आप विदेश से फंड नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें अमेरिका के एनआरआई फंडिंग कर रहे हैं, 20 करोड़ रुपए है जिसमें से 6 या 7 करोड़ रुपए हमें अमेरिका से आया है, और आवाज फाउंडेशन का नाम आया था जिसपे उन्होंने तर्क दिया कि वो वहां एक एनआरआई चला रहा है। इस पर बोलिए आप, जबकि आवाज भी वहां की समय समाप्त है। मेरा सिर्फ इतना कहना है अपने साथियों से कि ये पूरी तरह बायस्ड बहस है, सिर्फ एक आदमी को टारगेट करने के लिए की जा रही है। पूरे एनजीओ बायस बहस होती तो आपको बुलाया क्यों जाता ना? पूरे एनजीओ फिनोमेना पे बात करने के बजाय मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि यदि हमने भारत देश के किसी कानून का उल्लंघन किया, बुलाया नहीं जाता। इन्वेस्टिगेशन आमंत्रित है, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, दोषी पाए जाते हैं तो उसमें जेल भेजेंगे, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। इंपॉर्टेंट एक बात और मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर कि आप जो है पूरे फिनोमिना, आप IMF, ठीक है, रजिस्टर्ड है, वर्ल्ड बैंक और इसके ऊपर पूरे कॉर्पोरेट लिंक के ऊपर बात नहीं करेंगे। सही बात है, फॉरेन रेगुलेशन की बात होनी चाहिए, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन की बात होनी चाहिए, ऊपर बात करेंगे तो टोटलिटी में वो बात नहीं आएगी। देखिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब बनी थी उसके लोगों ने टूट के, जब आम आदमी पार्टी बन गई तो पुराने कुछ लोगों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभी बनाया हुआ है। उनका एक मेल मेरे पास आया था, उन्होंने उसमें आरोप लगाया है कि रामदास जी के मित्र और मीरा सान्याल के पिताजी यूपीएससी के जब एक्टिव चेयरमैन थे, होना तो गैर कानूनी बहुत जल्दी आपके पेट्रोल सुनिए ना बात सुनिए, जब यूपीएससी के एक्टिव चेयरमैन थे उसी समय अरविंद केजरीवाल आईआरएस बने। बीजेपी कांग्रेस के पेट्रोल आपके अडानी। आज हम एक ही बात पर रहे, आप फोर्ड फाउंडेशन की बात कर रहे थे, उसी बात पर रहे। सुरेश जी, आप एक आखिरी टिप्पणी करें इस पर ताकि मैं समाप्त कर सकूं। तीन चीजें इसमें सबसे जरूरी है। एक तो जो ये कह रहे हैं कि बायस बहस है, मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करता हूं, क्योंकि संपादक होने के नाते अगर ये बायस बहस होती तो इस पे आपको चर्चा में बुलाया नहीं जाता। हमने आपको बुलाया है, आपको बोलने का मौका दिया, इसका मतलब ये बायस नहीं है, पहली चीज। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि इसके कार्रवाई होने दीजिए, तो क्या कार्रवाई होने तक किसी चैनल पे उसको डिस्कशन करने का अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं? हम तो चर्चा करेंगे ना। के लिंक पे भी बात कीजिए ना, फिर गिर पर भी बात कीजिए ना, फिर सलमान खुर्शीद के एनजीओ पर भी बात कीजिए ना, और हम आके फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि और चोर है, हम भी चोर हैं। तमाम फॉरेन फंडिंग पे बात कीजिए ना आप। हमने जब फंडिंग लिए तब हम एनजीओ थे, और आप ये बीजेपी जब फंडिंग ले रही है तब वो पॉलिटिकल पार्टी है। ये भी पॉइंट एक्सेप्टेड है, लेकिन ये बहस बायस तब नहीं हमने है कोई फंडिंग नहीं दी। डॉक्टर रुपेश, ये बहस बायस नहीं है। और एक मिनट, अब समय समाप्त हो मुझे गया, लगता है कि समय कोई समाप्त भी हो गया। बहस तर्कों के आधार पर होती है, खुद तर्कों के आधार पर बात नहीं। होनी चाहिए। कोई अगर खुद तर्कों के आधार पर बात को कन्विंस करने के बजाय केवल बीच में टाइम पास करना चाहता है तो ये गलत है। मैं आपके प्रवक्ता को एक और अब दोबारा लास्ट में अभिनंदन करके ये चाहता हूं कि आप आपने क्या किया एनजीओ को लोकपाल में लाने के लिए, हमको जरूर अपडेट करिए, हम इसमें आपका पूरा समर्थन करेंगे। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ देव जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। बहुत अगर जल्दी से, आप बहुत जल्दी से। जी फॉरेन फंडिंग अगर आप मंगवाते हो एनजीओज के लिए, तो एनजीओज का ये कार्य बनता है कि उनको पहले एक अनुमति लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है केंद्रीय सरकार से। और ये बात आप कह चुके हैं, इसमें नया क्या है? जी, इसमें है कि एक रजिस्ट्रेशन एक एस्पेक्ट है, अनुमति टेकिंग परमिशन इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, उसके बाद आप पैसा मंगवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अनुमति नहीं ली है और आप रजिस्टर्ड, इसकी जांच हो रही है, मेरे ख्याल से गृह मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है। डॉक्टर रुपेश, इसमें मामले में सुशील कुमार शिंदे ये बात कह चुके हैं। डॉक्टर रुपेश, मैं आपकी बात कह दूं, ये मामला बिल्कुल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सुशील कुमार शिंदे इस जांच की बात कह चुके हैं। अभी तक मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट आ चुकी है, इंस्पेक्शन नहीं ले रहे हैं, और बाबा रामदेव पर 88 लोग में ठोक देते हैं।
सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, कोर्ट कह चुका है हमको। ठीक है, अब इस पे भी हम शोध करें कि केंद्र सरकार ने एक मिनट केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है, क्या नहीं की है, इस पर बिल्कुल बहस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, समय समाप्त है मेरे पास। डॉक्टर रुपेश आप इस बहस में आए, सभी आए इस बहस में चर्चा हिस्सा लेने के लिए, बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका भी अपनी संपादकीय टिप्पणी के लिए। आज के एक में फिलहाल इतना ही, यह बहस आगे भी जारी रहेगी। जय हिंद।